मेरा नाम दीपा है। आज शायद मुझे मेरे उन कर्मों की सज़ा मिल रही थी, जो मैंने कई सालों पहले किए थे। किसी का दिल दुखाया था, किसी की इज्जत को रौंदकर मैं अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए घर से भाग आई थी। शायद वो सब मुझे कोसते रह गए थे और उन सब की आह मुझे इस तरह लगी कि आज मैं अपनी ज़िंदगी में सुकून पाने के लिए तरस रही हूँ। ज़िंदगी और मौत के बीच की लकीर बहुत पतली होती है। कभी-कभी शरीर, जिसे हम अपना सबसे बड़ा सहारा मानते हैं, वही हमें इस लकीर के पास धकेल देता है। आज की कहानी मेरी है, दीपा शर्मा की, जो एक छोटे से घर की रहने वाली मासूम सी लड़की शुभम नाम के लड़के की मोहब्बत में पड़कर अपना सब कुछ बर्बाद कर बैठी थी और आज उसी के बच्चे की माँ बनने वाली थी। मेरा पति भोपाल के रेलवे स्टेशन पर मुझे किसी भारी सामान की तरह फेंक रहा था, सिर्फ इसीलिए कि मेरी वजह से उसकी और उसकी नई गर्लफ्रेंड की बिजनेस मीटिंग लेट हो रही थी। मैं वहां खून से लिथड़ी हुई रेलवे स्टेशन की जमीन पर पड़ी थी। वो मुझे अकेला छोड़कर अपनी यात्रा पर निकल गया। उसे लगा था कि उसकी पत्नी हमेशा की तरह कमजोर होगी और उसके कदमों की धूल बनी रहेगी, लेकिन उसे पता नहीं था कि ठीक एक हफ्ते बाद उसकी पत्नी उसे एक ऐसा तोहफा देने वाली है जो उसकी आत्मा को नर्क में धकेल देगा। भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन का वो दोपहर का समय था। तेज की धूप हो रही थी, जो किसी की भी खाल को जलाकर राख कर दे। अंदर स्टेशन पर हजारों लोगों की भीड़ के बीच मेरा एक एक कदम बहुत मुश्किल से उठ रहा था। मैंने अपने बाएं हाथ से अपने 8 महीने के गर्भ को मदद दी हुई थी और दाएं हाथ से एक बहुत भारी बैग पकड़कर चल रही थी, जिसकी वजह से मेरे लिए चलना दुश्वार हो रहा था। ऐसी कंडीशन में इतना ज्यादा वजन उठाना मेरे लिए ठीक नहीं था। मेरे माथे से पसीना बहकर मेरे गले के मंगलसूत्र को भिगो रहा था और मेरी सांसें फूल रही थी। अचानक मेरे पेट में ऐसा दर्द उठा कि मुझे वहीं पर रुकना पड़ गया। मेरा पति अपनी दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड कृतिका के साथ वहां मौजूद था। मेरे पति शुभम ने मुझे पलटकर देखा। उनके चेहरे पर ऐसी झुंझलाहट थी जैसे मैं उनकी पत्नी नहीं, बल्कि उनकी कोई नौकरानी हूँ जिसने उनका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया हो। उन्होंने एक महंगा डिजाइनर सूट पहना हुआ था और उनके दूसरे हाथ में छोटा सा चमड़े का ब्रीफकेस था। उनके बगल में एक जवान लड़की खड़ी हुई थी। वो लड़की कोई और नहीं, उनकी गर्लफ्रेंड थी, जिसके बारे में उन्होंने मुझे शादी से पहले नहीं बताया था। वो कृतिका के साथ ही इस बिजनेस मीटिंग के लिए भोपाल से नई दिल्ली जा रहे थे, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो पूरे 1 महीने के लिए जा रहे हैं, तब मैं बेचैन हो गई थी। मेरी प्रेगनेंसी का लास्ट मंथ चल रहा था। ऐसी कंडीशन में तो पति को अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए, उसके साथ होना चाहिए। वैसे भी मेरा अपना कोई मेरे करीब नहीं था। मैं उनके बिना कैसे इतनी बड़ी सिचुएशन को फेस करती, इसलिए उनसे कहने लगी कि आप प्लीज़ मत जाइए। वो मुझसे झगड़ा करने लगे और बोले, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा, मेरी हालत बहुत ख़राब है, मेरी तबीयत कभी भी बिगड़ सकती है। उन्होंने कहा कि तुम पागल हो गई हो, तुम्हारी तबीयत के चक्कर में मैं अपना नुकसान कर लूं। मैंने कहा, प्लीज़ आप मेरे साथ ये जुल्म मत कीजिए। मैं उनके पैर पकड़कर खूब रोने लगी और रोते रोते मैंने उनको इतना मजबूर कर दिया कि वो अपनी बिजनेस मीटिंग तो कैंसिल नहीं कर पाए, लेकिन कहने लगे कि मैं लगभग 1 महीने तक वहाँ से आऊँगा। मैं इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि तुम्हें वहाँ लेकर चलूँगा और तुम्हें अपने साथ नहीं रखूँगा, रेंट पर रूम लेकर तुम्हें वहाँ रख दूँगा। मैंने कहा, ठीक है। मैं इस कंडीशन में भी राज़ी हो गई थी, क्योंकि मेरे लिए इतना ही काफ़ी था कि वो मुझे अपने साथ लेकर जा रहे हैं, तो ज़रूर वहाँ मेरा हालचाल भी लेते रहेंगे। कृतिका ने धीरे से शुभम के कान के करीब झुककर कुछ कहा, जिससे शुभम का गुस्सा मेरे लिए और भी बढ़ गया था। मैंने दर्द से तड़पते हुए कहा कि मुझे लगता है हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए, बस 2 मिनट रुको। मेरे पेट के निचले हिस्से से लेकर कमर तक कितनी बेचैनी से दर्द उठ रहा था, जैसे बच्चा भी अभी बाहर आने के लिए तड़प रहा हो। मैंने कहा, शुभम, मुझे लगता है कि हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। शुभम मेरी तरफ तेजी से बढ़े। उन्होंने मेरा बैग पकड़ने के बजाय अपनी उंगली सीधे मेरे चेहरे पर तान दी और कहने लगे कि नाटक बंद करो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरा जाना कितना ज़रूरी है। ट्रेन आ चुकी है, बस चलने ही वाली है। पहले ही मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और अब फिर से तुम नौटंकी कर रही हो। तुम खुद जिद करके मेरे साथ आई थी ना, अब दूसरों के रास्ते का कांटा क्यों बन रही हो? मैंने कहा, लेकिन शुभम, मुझे सच में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मेरे पाँव सुन्न हो गए हैं।
मैंने अपनी भीगी हुई आंखों से उस आदमी को देखा जिसके साथ मैंने 7 फेरे लिए थे। मैं इस हालत में उसके साथ सिर्फ इसलिए जा रही थी क्योंकि यहाँ मेरी कोई देखभाल करने वाला नहीं था। मेरे दिल में एक औरत वाली फिक्र थी कि शुभम अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में कहीं मुझे छोड़ न दे। मैं बस इस उम्मीद पर उनके साथ जा रही थी कि शायद आखिरी लम्हे में मेरे पति को थोड़ी शर्म ही आ जाए और वो अपने बच्चे की खातिर बदल जाए। कृतिका ने मुझे तेज नजरों से देखा। उसकी रेड लिपस्टिक वाले होठों पर एक मक्कारी भरी मुस्कुराहट थी। उसने कहा, शुभम, जल्दी चलो, ट्रेन निकलने वाली है। अगर तुम्हारी पत्नी थक गई है तो तुम इसे टैक्सी करवाकर घर भेज सकते हो। तुम जानते हो कि अगर हमारी दिल्ली वाली मीटिंग कैंसिल हो गई तो तुम्हारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकेगा और तुम बस मामूली सी सैलरी पर ही अपनी जिंदगी गुजारते रहोगे। ये सुनते ही शुभम की आंखों में लालच दौड़ गया था। उन्होंने झटके से मेरे हाथ से वो भारी बैग छीना और मुझे इतनी जोर से धक्का दे दिया कि मैं बैग के ऊपर जाकर गिरी थी और फिर दर्द से चीख पड़ी। वो बोले, अपने लिए टैक्सी बुक कर लेना, घर बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ने और मेरा सारा काम खराब करने में लगी रहती हो। मम्मी ठीक कहती हैं तुम्हारे बारे में कि तुम किसी काम की नहीं हो। शुभम ने दांत पीसते हुए कहा। उनकी आंखों में अपनी गर्भवती पत्नी के लिए बिल्कुल वही जज्बा था जो रास्ते में पड़े किसी डस्टबिन को देखकर होता है। इतना कहकर वो एक बार फिर पीछे पलटे बिना कृतिका के साथ ट्रेन में बैठ गए थे। मैं उठने की कोशिश कर रही थी, उनको रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ ही मिनट के बाद ट्रेन चल पड़ी थी। कोई मुझे उठाने वाला नहीं था। आसपास से गुजरने वाले लोग पलट पलट कर मुझे देख रहे थे और आपस में चर्चा कर रहे थे। एक ऐसी शर्मिंदगी मेरे गले तक आ गई थी जिसके बारे में मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे दिल के टूटने की आवाज़ अभी आंसुओं में बदली भी नहीं थी कि अचानक पेट के निचले हिस्से में इतना जानलेवा दर्द हुआ जैसे किसी ने तलवार घोंप दी हो। ये कोई मामूली दर्द नहीं था। उस दर्द में मुझे ज़मीन आसमान एक होता हुआ दिखाई दे रहा था। मेरे पास खड़ी एक औरत ने घबराकर कहा, क्या हुआ बहन, क्या तुम्हारा बच्चा होने वाला है? मैं इस गम में ज़मीन पर पड़ी घुटनों के बल गिरी हुई थी। मेरे आगे अब सब कुछ धुंधला होने लगा था। आसपास का शोर मेरे कानों में अजीब सी गूंज बन चुका था। जिंदगी और मौत के बीच इस डरावने मोड़ पर एक माँ की ममता ने मुझे हिम्मत दी थी। मैंने कांपते हाथों से अपने पर्स से मोबाइल निकाला और अपनी ठंडी पड़ चुकी उंगलियों से वही नंबर डायल किया जिस पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा था। शुभम ने फोन उठाया। मुझे ट्रेन के चलने की आवाज़ फोन पर सुनाई दे रही थी। मैंने हाँफते हुए अपने पति से कहा, शुभम, मुझे बचा लो, मेरी डिलीवरी होने वाली है, मेरी कंडीशन बहुत ख़राब है, मुझे बहुत ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मेरे आंसू मेरे पसीने में खो चुके थे। फ़ोन के उस पार एक लम्हे का सन्नाटा छाया रहा। फिर एक बहुत कड़वी और जहरीली हंसी की आवाज़ आई। उन्होंने कहा, 8वें महीने की प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग कैसे हो सकती है? तुम पागल हो गई हो क्या? तुम अपने नाटक में मुझे मेरी बिजनेस मीटिंग छोड़ने पर मजबूर करना चाहती हो ना? तुम चाहती ही नहीं हो कि मैं कभी कामयाब हो जाऊं। तुम तो बस इतना चाहती हो कि मैं ऑफिस से घर और घर से ऑफिस तक की जिंदगी गुजारूं, दूसरों के यहाँ नौकर बनकर काम करूं। मैं खुद कामयाब होना चाहता हूं और अपनी खुद की कंपनी बनाना चाहता हूं। सुन लो मेरी बात कान खोलकर, मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना और अब मुझे फ़ोन भी मत करना। उसी समय कॉल कट हो गई थी। उस आदमी ने, उस पिता ने अपनी पत्नी और आने वाले बच्चे की जिंदगी के आखिरी सहारे को अनजान लोगों की भीड़ में हमेशा के लिए छोड़ दिया था। फोन मेरे हाथ से छूटकर इस गीली जमीन पर फिसल गया। मेरा सर एक तरफ को झुक गया और मैंने अपने निचले होठ को इतनी जोर से काटा कि वहां से खून बहने लगा। अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ, इस औरत की हालत बहुत खराब है। ये कोई जान पहचान की आवाज़ नहीं थी, बल्कि रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले एक आदमी की आवाज़ थी जिसने मुझे अपने कंधे का सहारा दिया था और पास खड़ी औरत ने भी उसकी मदद की थी। उस औरत ने घबराहट में पेपर टॉवल निकाले और ज़मीन पर बढ़ा दिए थे ताकि मैं वहां लेट सकूं। ऊपर की रोशनी मेरी आंखों को चुभ रही थी। मुझे सिर्फ इस अनजान सफाई कर्मचारी और इस औरत की मजबूत पकड़ महसूस हो रही थी और बेहोश होने से ठीक पहले मेरे दिमाग में एक ही ख्याल बार बार आ रहा था कि मुझे जीना होगा, अपने बच्चे के लिए मुझे जिंदा रहना होगा। कुछ समय के बाद दवाइयों की तेज खुशबू ने मेरी नाक में दस्तक दी थी। मैंने धीरे धीरे अपनी भारी पलकें खोली। सामने अस्पताल के आईसीयू की सफ़ेद छत थी और मेरा नीचे का आधा शरीर सुन्न हो चुका था। जैसे ही मैंने करवट बदलने की कोशिश की,
मेरे पेट पर लगे हुए टाँकों में इतनी तेज का दर्द हुआ जैसे किसी ने मेरे शरीर से मांस को नोच लिया हो। मैं तो होश में आ गई थी, लेकिन मेरे बराबर में एक ऐसी इंसान खड़ी हुई थी जो मेरी ऐसी हालत पर बहुत अफसोस कर रही थी। उसका नाम था अवनी। दीपा, तुम होश में आ गई? कैसी हो अब? वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। तब हम दोनों की दोस्ती काफी ज्यादा गहरी थी। वो मेरे और शुभम की अफेयर के बारे में सब कुछ जानती थी, लेकिन जब मैं शुभम की खातिर अपने घर से भागी थी, तब मैंने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था और ना ही तब से मेरी उससे कोई मुलाकात हुई थी। मैं पिछले साल शुभम की मोहब्बत की खातिर अपने घर से भाग गई थी, क्योंकि मेरे पिताजी काफ़ी अमीर इंसान थे और वो कभी भी मेरी शादी शुभम जैसे मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाले लड़के से नहीं करवाते, क्योंकि शुभम मामूली सी कंपनी में नौकरी करता था। मैं उसकी मोहब्बत में इतनी ज़्यादा गिरफ्तार हो गई थी कि अपने पिता की मोहब्बत को भी भूल गई थी और उसकी झूठी बातों में आकर मैंने घर से भागने का फैसला कर लिया। घर से भागकर मैं शुभम के साथ शादी कर चुकी थी। वो मुझे अपने घर ले गया। उसकी माँ मुझे आज तक स्वीकार नहीं कर पाई। शादी के बाद जल्द ही मुझे शुभम की सारी सच्चाई पता चल गई थी। वो तो मुझसे मोहब्बत नहीं करता था, बल्कि उसने मुझे इसीलिए फंसाया था ताकि मैं अपने घर से भागूं, तो अपने पिता का पैसा और घर से सोना लेकर भागूं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था। मगर मैं अपने घर से निकल चुकी थी। वो ये बात भी बहुत अच्छे से जानता था कि अगर मैं वापस अपने घर गई और मैंने अपने पिता को शुभम की सच्चाई के बारे में बता दिया, तो वो उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर सकते हैं। इसलिए उसने मुझे छोड़ने का फैसला ना करके अपने साथ रखा, मगर वो मुझे अपनी जूती की नोक पर रखता था और मैं बस चुपचाप उसके साथ अपनी जिंदगी बसाने की कोशिश कर रही थी, इस उम्मीद पर कि एक न एक दिन वो सुधर जाएगा। उसके पहले से ही काफ़ी लड़कियों से अफेयर थे। ये बात मैं नहीं जानती थी, लेकिन जब बाद में मुझे ये बात पता चली तो मुझे बहुत अफसोस हुआ था। मैं चाहती तो उसे छोड़ सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मेरे पिताजी की पहले ही मेरे घर से भागने पर काफ़ी बेइज्जती हुई थी। वो मुझसे इतना नाराज़ थे कि उन्होंने मुझे तलाश करने की भी कोशिश नहीं की और कह दिया कि दीपा इस घर से भाग गई है, इसका मतलब हमारे लिए मर गई है। मैं जानती थी कि वो लोग मुझे दोबारा स्वीकार नहीं करेंगे। मैं कोशिश कर रही थी कि शुभम सिर्फ मेरा ही बनकर रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। वो एक लालची इंसान था और उसका लालच कभी खत्म नहीं हो सकता था। आज जब मैंने अवनी की आवाज़ सुनी तो मुझे पुरानी बातें याद आ गई थी। मेरी कंडीशन की वजह से अवनी की आंखें रो रो कर सूज चुकी थी और उसके हाथ में अभी भी प्लास्टिक का एक गिलास था। अपनी दोस्त को देखकर मेरी आंखों से खुद ब खुद आंसू निकल आए थे। मैंने उससे पूछना चाहा कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंची, लेकिन मेरा गला इतना सूख चुका था कि आवाज़ ही नहीं निकली। अवनी ने कहा कि तुम्हारी कंडीशन बहुत सीरियस है, तुम रो रो कर अपने आप को और ज़्यादा परेशान मत करो। तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, इमरजेंसी में बच्चे की डिलीवरी 8वें महीने में ही करनी पड़ गई है। तुम्हारा बच्चा बहुत कमज़ोर है। डॉक्टर ने उसे स्पेशल केयर यूनिट में इंक्यूबेटर में रखा है। मैं फॉर्म पर साइन करके आई हूँ। तुम हिम्मत रखो, मैं हूं ना, यहाँ कुछ नहीं होगा। मैंने धीरे से सर हिला दिया। मेरे सीने से एक बहुत बड़ा पहाड़ हट गया था। मेरा बच्चा जिंदा था, बिस्तर पर चुपचाप लेटे हुए। मॉनिटर की आवाज़ के बीच मेरे दिमाग में मेरी पुरानी जिंदगी घूमने लगी, जब मैं दुनिया को बहुत सुंदर मानती थी और मुझे लगता था कि शुभम से शादी करने के बाद मेरी जिंदगी डबल सुंदर हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। उस घर में पहुंचने के बाद शुभम की माँ ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। मैं अपना घर छोड़कर उनके घर आई थी, लेकिन इस घर में मुझे इज्जत नहीं मिली थी। मेरी सास मुझे हर बात पर ताना देती थी और कहती थी कि मेरे बेटे को फंसाकर भागकर इस घर में आई है, मैं तुझे कभी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। मैं उनको खुश करने के लिए घर का हर काम करती थी, जैसा वो कहती थी वैसा ही करती थी, लेकिन वो कभी मुझसे खुश हुई ही नहीं थी। हमेशा अपने बेटे की स्मार्टनेस की तारीफ मेरे सामने करना और मुझे बार बार भगौड़ी और चरित्रहीन कहकर नीचा दिखाना उनकी आदत में शामिल हो चुका था। मैं उनकी ये सारी बातें खामोशी से सुनती रहती थी और रोती रहती थी। मेरे अंदर कभी इतनी हिम्मत ही नहीं आई थी कि मैं उनसे कह सकूं कि आपका बेटा भी तो मुझसे मोहब्बत करता था और चरित्रहीन तो वो भी है। उसने मुझसे मोहब्बत का झूठा नाटक किया और खुद आज भी कई सारी लड़कियों की अफेयर में है। मगर मैं जानती थी कि मेरा कुछ भी कहना मेरे लिए मुसीबत पैदा कर सकता है।
क्योंकि शादी के दूसरे दिन ही जब मैंने शुभम के मोबाइल पर उसकी गर्लफ्रेंड के मैसेजेस देखे और उससे शिकायत की, उससे पूछा कि ये लड़की कौन है जो तुम्हें मोहब्बत भरे मैसेज भेज रही है, तो उसने डायरेक्ट मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और आइंदा मेरे फ़ोन को चेक मत करना। मैंने भी बेझिझक कह दिया कि मैं भी तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगी। बस तब से ही शुभम ने मुझ पर हाथ उठाना शुरू कर दिया था। उसका कहना था कि मेरी पत्नी हो तो मेरे घर में खामोशी से रहो, अगर मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। घर छोड़ कर आई हो, अब कभी अपने घर भी नहीं जा पाओगी, इसलिए यहाँ अपना मुंह बंद करो और 2 वक्त की रोटी खाकर अपनी ज़िंदगी गुजारती रहो। ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। बस तब से ही मैं खामोशी से सब कुछ सहती रहती थी। मुझे नहीं पता था कि जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ उस पर अंधविश्वास करना मुझे इतना भारी पड़ सकता है। मेरी सास कहती थी कि देखो, मेरा बेटा कितना परेशान रहता है, हमेशा अपनी नौकरी को लेकर। उसने तो मुझे बताया था कि जिस लड़की से वो शादी करने जा रहा है वो बहुत ही अमीर है, साथ में बहुत सारा दहेज और सोना लेकर आएगी। लेकिन तू तो घर से भाग आई, ऊपर से खाली हाथ, कुछ लेकर भी नहीं आई। मेरा बेटा तेरे चक्कर में कंगाल हो गया और अब तू चाहती है कि वो किसी और लड़की के भी पीछे न जाए। चुपचाप घर में पड़ी रह। अगर तू अमीर बाप की बेटी ना होती तो मैं तुझे कब की घर से निकाल चुकी होती। वक्त गुजरता गया और मैं गर्भवती हो गई थी। मेरे साथ इस घर में बहुत जुल्म हुए थे। सास ने भी हमेशा ताने दिए थे और पति ने भी हाथ उठाया था, वो पति जिससे मैं बहुत मोहब्बत करती थी। ये सब कुछ मेरे भोलेपन पर एक जोरदार थप्पड़ था। अब जब मैं ऐसी कंडीशन में थी तो मुझे याद आया कि मेरी सास के दिल में ज़रूर रहम आएगा। जब वो सुनेंगी तो ज़रूर खुश होकर दौड़ती हुई अस्पताल आएंगी। मैंने कांपते हुए हाथों से अपनी सास का नंबर डायल किया। उन्होंने फ़ोन उठाया और जब मैंने उन्हें ये खुशखबरी दी कि आप दादी बन गई हैं, मैं अस्पताल में हूँ, आप प्लीज़ यहाँ पर आ जाइए, मुझे इस समय आपकी ज़रूरत है। मेरा 8 महीने का बच्चा हुआ है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे लगा कि शायद वो इस बात पर खुश हो जाएंगी, लेकिन उन्होंने तो चिल्लाते हुए कहा, 8 महीने का बच्चा पैदा हुआ है तो कोई आसमान तो नहीं टूट पड़ा। नहीं आ रही मैं, मेरे घर मेहमान आए हुए हैं, मुझे मेहमानों को देखना है। और हाँ, पहले ही कह देती हूँ, मेरा बेटा भी ज़रूरी मीटिंग के लिए गया है, उसे भी डिस्टर्ब मत करना। अभी मैं कुछ और कहती, मेरी सास ने फ़ोन बंद कर दिया। मेरी आंखों से आंसू निकलकर मेरी गर्दन पर आकर रुक गए थे। अवनी मेरी तरफ देखकर सब कुछ समझ गई थी। उसने कहा, मना कर दिया ना तुम्हारी सास ने यहाँ आने से। मैं जानती हूँ, जिसका बेटा इतना घटिया है उसकी माँ भी बिल्कुल उसके जैसी ही होगी। अवनी गुस्से से शुभम को गाली देते हुए बोली, मैंने तुम्हारे पति को फ़ोन किया था, उस दरिंदे का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। पिछले 56 घंटे से ऐसी कौन सी मीटिंग चल रही है उसकी? अवनी ने मुझे बताया कि तुम्हारे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि उसके फेफड़े ठीक से नहीं खुले हैं, उसे इन्फेक्शन और ऑक्सीजन सपोर्ट चाहिए। रोज़ का खर्चा बहुत ज़्यादा बन रहा है। अवनी ने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा और बोली, देखो दीपा, आई एम योर फ्रेंड। मैं इस अस्पताल में अपनी मम्मी को लेकर आई थी, लेकिन जब मैंने यहाँ तुम्हें देखा और डॉक्टर से तुम्हारी कंडीशन के बारे में पूछा तो मुझे पता चला कि तुम्हारे साथ यहाँ कोई भी नहीं है। फिर मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली, इलाज के लिए यहाँ पैसे जमा करा दिए। तुम्हारे बेटे के इलाज पर भी काफ़ी पैसा खर्च हो रहा है। मैंने उसके 2 दिन के पैसे पहले ही एडवांस में जमा करवा दिए थे, लेकिन अब कई दिन हो चुके हैं और उसका इलाज अभी और बाकी है। मेरे पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं। मैं तुम्हारी इतनी ही हेल्प कर सकती थी दीपा, आगे नहीं कर सकती। हमें डॉक्टर को और पैसे देने होंगे, वरना इलाज रोक दिया जाएगा। तुम कुछ करो प्लीज़, तुम्हारे पास पैसे होंगे। मैंने थकावट से हाँ में सर हिला दिया। मेरा बैंक अकाउंट था जिसमें लगभग 2 लाख रुपए मौजूद थे, जो मैंने शुभम से छुपाकर अपने खाते में रखे हुए थे। मैंने अवनी को इशारा करके पर्स में से अपना टूटा हुआ फ़ोन मंगवाया। रेलवे स्टेशन पर गिरने की वजह से उसकी स्क्रीन पर एक लंबी दरार पड़ी हुई थी। मैंने कांपते हुए हाथों से बैंकिंग ऐप खोली। स्कैन होने के बाद कुछ लम्हे चक्कर घूमता रहा। फिर मैंने पेमेंट डाली, लेकिन अचानक मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि ठीक नीचे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में एक ऐसी खबर थी जिसने मेरे अंदर खंजर उतार दिया था। ट्रांसफ़र टू शुभम, 2 लाख रुपए। ये ट्रांजैक्शन ठीक उसी सुबह हुई थी जब हम लोग रेलवे स्टेशन के लिए निकले थे। शुभम ने चुपके से मेरे अकाउंट के खाते से एक एक पैसा निकाल लिया था।
उसने मेरी शादी से पहले भी मुझसे पैसे ले लिए थे। मेरे और मेरे बच्चे के लिए उसने एक सिक्का भी नहीं छोड़ा था। अवनी ने कहा, क्या हुआ, चल नहीं रहा क्या पेटीएम? उसने मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया और स्क्रीन देखी। कुछ ही लम्हों बाद अवनी के दांतों के बीच से एक दर्दनाक बद्दुआ निकली थी। वो कहने लगी, वो आदमी नहीं जानवर है, जिसने तुम दोनों को मरने के लिए छोड़ने से पहले तुम्हारा एक एक पैसा तक चुरा लिया। वो घटिया इंसान तुम दोनों की जान लेना चाहता है। इतना कहकर अवनी अफसोस से रोने लगी। एक औरत अपनी पूरी जवानी, अपना पूरा शरीर, सब कुछ अपने ससुराल और पति पर न्यौछावर कर देती है, और जब जब मौत मेरे सर पर खड़ी है तो मेरे पति ने मेरे जीने की आखिरी उम्मीद भी नोच ली। लेकिन मैं नहीं रोई थी। जब शारीरिक दर्द और सालों के धोखे और जानलेवा साजिश से मिलता है तो इंसान का दिल पत्थर का बन जाता है। मेरे सीने में धड़कता दिल अब बर्फीले कोहरे में बदल चुका था। पिछले 2 साल का वो समझौता, वो बेइज्जती, सब कुछ अब मुझे उल्टे मुंह का खिलौना लग रहे थे। शुभम सिर्फ किसी दूसरी लड़की के साथ नहीं सो रहा था, उसने उसके साथ लालच में आकर मुझे सड़क पर मौत के हवाले कर दिया था, ताकि मुझ पर एक कौड़ी भी खर्च ना करनी पड़े। मैंने अवनी से कहा, अवनी, रोना बंद करो, वो लोग इस काबिल नहीं हैं। मैंने छत की तरफ देखा। मेरी आंखें किसी शिकारी की तरह तेज थी। मैंने बेड के लोहे के पाइप को इतनी जोर से पकड़ा कि मेरी उंगलियां सफ़ेद पड़ गईं। अवनी ने कहा, तो फिर अब क्या होगा? मैंने कहा, तुम मेरे पापा को कॉल करो और उनसे सिर्फ इतना कहना कि मेरी इमरजेंसी में डिलीवरी हुई है। जब से मैं घर से भागकर आई हूँ, तब से मैंने उनसे बात करने की कोशिश नहीं की। मैं जानती हूँ कि वो मेरे पिता हैं और मुझसे आज भी मोहब्बत करते होंगे। शायद वो मुझे माफ़ कर देंगे या फिर माफ़ कर चुके होंगे। अवनी ने कहा कि ठीक है। मैंने पलकें धीरे से झपकाईं। मेरी सांस अब गहरी और सुकून भरी हो रही थी। मैं मर चुकी थी। अब बिस्तर पर जो औरत जिंदा थी वो एक माँ थी, जिसके अंदर बदले की आग और जहर दौड़ रहा था। मैंने अवनी को कहा था कि तुम शुभम और उसकी माँ के बारे में पापा को कुछ मत बताना, बस मेरी हालत और मेरे बेटे की हालत के बारे में बता देना। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपने आंसुओं का एक एक से हिसाब लूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। खिड़की से बाहर मानसून अचानक शुरू हो गया था। तेज बारिश से शीशे जोर जोर से बजने लगे थे। ऑपरेशन के बाद आईसीयू में गुजरे वो 3 दिन मेरे लिए किसी अंधेरे कमरे की तरह थे, जहां बाहर की दुनिया का कोई हिसाब नहीं था। मैं अपने बिस्तर पर पत्थर की तरह पड़ी रहती थी। दवाइयों का असर कब का खत्म हो चुका था। जब भी मैं खांसती या ठीक से सांस लेने की कोशिश करती तो मेरे पेट का वो बड़ा सा जख्म अंदर तक दर्द से भर जाता था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने टूटा हुआ कांच मेरे पेट में भर दिया हो और उसे जोर जोर से रगड़ रहा हो। अवनी ने मुझे पानी दिया और कहने लगी, दीपा, थोड़ा सा पानी पी लो, तुम्हारे होठ बहुत ड्राई हो रहे हैं और ब्लड भी निकल रहा है। मैंने पिछले 3 दिन से ना ही कुछ खाया था और ना ही पिया था, लेकिन अवनी फिर भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। वो भले ही फाइनेंशियल तरीके से मेरी मदद नहीं कर पा रही थी, लेकिन वो मेरे साथ अस्पताल में ही रुकी हुई थी। कहते हैं कि बुरे समय में अपनों की असली पहचान होती है। मैंने पानी का एक घूंट लिया और गले में हुई जलन बर्दाश्त की। मैंने अपनी तिरछी नज़रों से साइड टेबल पर रखे हुए अपने उस टूटे मोबाइल फ़ोन को देखा, जिसमें पिछले 3 दिन से किसी की मिस कॉल या कोई मैसेज भी नहीं आया था। शुभम इस तरह से गायब हो गया था जैसे गर्म तवे पर पानी की बूंद। मैंने गुस्से से पूछा, क्या अभी भी उसका नंबर नहीं मिल रहा? अवनी ने कुर्सी पटकते हुए कहा, उस दरिंदे को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। वो तो इंक्यूबेटर में सांस लेने के लिए तड़पते हुए बच्चे को छोड़कर मज़े कर रहा है। मैंने एक बेजान हंसी हंसी और अपने बराबर में रखे ब्रेस्ट पंप को उठाया, उसे अपने सीने पर लगाया। मशीन की आवाज़ के साथ दर्द होने लगा था, लेकिन मैंने दांत पीस लिए। अपने बच्चे को बचाने के लिए मुझे अपना खून भी देना पड़ता तो मैं वो देने के लिए तैयार थी। हिंदुस्तानी औरत जब शादी करती है तो वो एक चूहे की तरह होती है, जो डरता है और दब जाता है, लेकिन मैं तो बुरी तरह हार चुकी थी। उस रात जब थकावट से अवनी सो गई तो मैंने दबे कदमों से अपना फ़ोन उठाया। मैंने डेटा ऑन किया और खामोशी से शुभम का नंबर मिलाया, जो अभी भी आउट ऑफ रीच बता रहा था। लेकिन मैंने सोशल मीडिया पर कृतिका का नाम तलाश किया। कृतिका का अकाउंट बंद नहीं था। सबसे ऊपर एक फ़ोटो थी जो लगभग 2 घंटे पहले पोस्ट की गई थी। उसके नीचे कैप्शन में लिखा हुआ था, एक ब्यूटीफुल बिजनेस ट्रिप जो मोहब्बत और सुकून से भरी है। थैंक यू शुभ, माय लव, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए।
वो दोनों किसी 5 स्टार होटल की बालकनी में खड़े थे, जिसके पीछे से समंदर और डूबता हुआ सूरज दिखाई दे रहा था। वो दोनों बहुत खुश थे। कृतिका भी मेरी तरह ही अमीर बाप की बेटी थी और शुभम का करियर बनाने के लिए वो उसकी हेल्प कर रही थी। मैं शुभम का करियर नहीं बना पाई थी, इसलिए उससे दूर हो गई। ये सब देखकर मेरे दिल को बहुत अफसोस हुआ था और मैं सोचने लगी कि ऐसे घटिया इंसान के लिए मैं अपने परिवार से क्यों दूर हो गई। मेरे हाथ पूरी तरह से कांपने लगे। मैंने फ़ोन की स्क्रीन को इतनी ज़ोर से दबाया कि दरार और भी बढ़ गई थी। क्यों मैंने ऐसे इंसान पर भरोसा किया जो मेरे लायक ही नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उसकी ज़िंदगी में चली आई। मैंने आंखें बंद कर ली थी। अगर शुभम पूरी तरह से अपनी पत्नी को भूल चुके थे, तो दर्द बर्दाश्त करना आसान होता, लेकिन वो मुझे भूले नहीं थे। वो मुझसे अभी और बदला लेना चाहते थे। मैं जानती थी कि वो मुझे बच्चे के जन्म के बाद इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे कई बार कहा था मैं अपने माता पिता के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगूं और उनसे पहले जैसे संबंध बनाकर पैसों की डिमांड करूं या फिर अपने पति को बिजनेस करा दूं। लेकिन मैं कभी उसकी इस बात पर राजी नहीं हुई थी और हर बार उसे इनकार करती रही थी। तभी तो मैं हर दिन उसके जुल्म का शिकार बनती थी। अभी वो मेरे बच्चे को और मुझे मोहरा बनाकर मेरे घर वालों के पास पेश करने की कोशिश करेगा और कहेगा कि बच्चे के साथ अपने मायके जा, उन लोगों को रहम आएगा और तुम्हें अपना लेंगे। मैंने सोच लिया था कि मैं एक बार तो इस इंसान की बातों में आ चुकी हूँ, अब आइंदा कभी नहीं आऊंगी। क्योंकि शुभम तो एक ऐसा इंसान था जिसका लालच जीते जी तो कभी खत्म नहीं हो सकता था। वो जानता था कि उसकी पत्नी तड़प रही है, लेकिन उसने फिर भी दौलत और चाहत को चुना। सबसे घटिया इंसान वही होता है जो लापरवाही नहीं बल्कि जानबूझकर अपनों का गला घोट दे, सिर्फ ये सोच करके सामने वाला तो दबा हुआ है। उसे यही लगता था कि मैं जिस तरह पिछले 2 साल से घुट घुट कर जी रही थी, आगे भी जीती रहूंगी। वो मेरे साथ जो चाहे करता रहेगा और मैं खामोश रहूंगी। मेरी आंखों में एक आंसू टपका। ये एक आखिरी आंसू था। रोने वाली औरत उम्मीद में होती है, लेकिन जब आंसू सूख जाए तो समझ लीजिए सब खत्म हो जाता है। मैंने अपनी पलकें खोली। अब उनमें कोई डर या लाचारी नहीं थी, सिर्फ एक ठंडी बर्फीली चट्टान जैसा इरादा था। मैंने जल्दी से उस तस्वीर का स्क्रीनशॉट लिया और पूरी प्रोफाइल सेव कर ली। मैंने अपने मोबाइल के नोट्स खोले और अस्पताल के एक एक बिल की डिटेल लिखने शुरू कर दी, जो अभी तक अवनी भर रही थी। मैं सारी रात जागती रही। मैं अब अपने पति के लड़ने का इंतजार नहीं कर रही थी। मैं इस इंतजार में थी कि कब मैं अपने हाथों से इस घटिया रिश्ते को खत्म करूं। चौथे दिन सुबह का आसमान और भी डरावना हो गया था। अस्पताल के दरवाजे का हैंडल घूमा और खुलते ही आवाज आई, जिसने मेरी टूटी हुई नींद को जगा दिया था। मैंने मुड़कर देखा, दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसके बाल आधे से ज्यादा सफेद थे। वो एक सिंपल शर्ट पहने हुए थे और उनके कंधे झुके हुए थे, लेकिन उनके चेहरे की झुर्रियां उनकी कठोर जिंदगी दिखा रही थी। पापा। मेरे होठों से ये शब्द निकलते ही अटक गया। रात भर मैंने जो पत्थर की तरह खुद को मजबूत किया था, वो अपने पिता की आंखों में छुपे हुए दर्द को देखकर एक ही लम्हे में चूर चूर हो गया था। मैंने अपने वो हाथ आगे किए जिन पर सुइयों के निशान थे। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अपने दोनों हाथ उनके आगे जोड़ दिए और सिर्फ यही कहा, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे आपका दिल दुखाने की, आपकी इज्जत रौंदने की सज़ा मिल गई है। मैंने आपकी इज्जत को नीलाम कर दिया था। पापा की आंखें और उनके कांपते हुए होठ भी सब कुछ बयां कर रहे थे। उन्होंने जल्दी से मेरे करीब आकर मेरे हाथ पकड़ लिए और कहने लगे, इस अस्पताल के बिस्तर पर अकेली जान देना चाहती थी क्या मेरी बेटी? अगर अवनी ने मुझे फ़ोन नहीं किया होता और तुम्हारे बारे में नहीं बताया होता, तो शायद अभी भी मेरा दिल तुम्हारी तरफ से पत्थर बना रहता। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, मगर ये तो बताओ तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? मैंने पापा को शुभम के बारे में सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर पापा कहने लगे, बेटी मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि वो लड़का लालची है, उसकी बातों में मत आओ, मगर तुम उसकी खातिर घर से भाग गईं। तुम उसके प्यार में अंधी हो गई थी। तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन अभी देर नहीं हुई है। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तुम्हारा बच्चा कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैंने पापा को बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसके इलाज के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। पापा ने मुझे तसल्ली दी और कहा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगा बेटी, लेकिन मुझसे वादा करो कि आइंदा उस घटिया इंसान के बारे में तुम सोचोगी भी नहीं और जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा।
पापा की बात सुनकर मैंने कहा था कि ठीक है पापा, जैसा आप कहोगे, आपकी बेटी अब बिल्कुल वैसा ही करेगी। मेरी नज़र उठी और मैंने देखा कि पापा के बिल्कुल पीछे कोई दूसरा इंसान नहीं, बल्कि लंबे चौड़े शरीर वाला आलेख खड़ा हुआ था। आलेख ने अंदर आकर बहुत ही आराम से दरवाज़ा बंद कर दिया था। उसने मुझे देखा तो उसके चेहरे पर लाचारी साफ नज़र आ रही थी, मगर मैं उसे शर्मिंदगी की नज़र से देख रही थी। आलेख वही इंसान था जिसके साथ मेरे पापा मेरी शादी करवा देना चाहते थे। वो उनकी कंपनी में काम करता था। कोई ज़्यादा अमीर इंसान तो नहीं था, लेकिन बहुत ही शरीफ और ईमानदार लड़का था। मेरे पापा को उसकी शराफत और ईमानदारी पसंद आई थी, तभी तो उन्होंने उसे मेरे लिए पसंद किया था। क्योंकि मेरे पिता दौलत से ज़्यादा मेहनती और शरीफ इंसान की कदर करते थे। उन्हें लगता था कि दौलत तो कोई भी इंसान कमा सकता है, लेकिन जो इंसान मेहनत से पैसा कमाए, असली शरीफ इंसान वही होता है। आलेख का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। पापा एक तरह से उसे अपना बेटा मानते थे। वो लड़का जो मेरे घर आता था तो कभी मुझे नज़र उठाकर भी नहीं देखता था। आज वो मुझे हसरत भरी नज़रों से देख रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत जागी थी। वो पापा के साथ आया था। उसने कोने में खड़ी हुई अवनी को हेलो कहा और धीरे धीरे चलता हुआ मेरे बेड के पास आ गया। उसकी बड़ी आवाज़ अस्पताल के इस कमरे में गूंजी। दीपा, सर ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। मुझे तुम्हारी कंडीशन के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ, तो मुझसे रहा नहीं गया। तो सर के साथ साथ मैं भी यहाँ तुमसे मिलने के लिए आ गया। अब से तुम्हें किसी भी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का खर्चा मैं उठाऊंगा। मैंने नीचे जाकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है, सारा बिल भी पे कर दिया है, और अवनी जी ने अभी तक जो भी दीपा पर जो पैसे खर्च किए हैं वो आपको भी दे दिए जाएंगे। अवनी जो हैरानी से आलेख की तरफ देख रही थी, आलेख ने कहा, दीपा, थोड़ी देर में नर्स आएगी और तुम्हें 7वें फ्लोर के सबसे महंगे और वीआईपी प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया जाएगा। नीचे बच्चे को भी प्राइवेट इंक्यूबेटर रूम में डाल दिया गया है। बाहर 2 बाउंसर खड़े हुए हैं। बिना मेरी इजाज़त के यहाँ कोई भी इंसान अंदर नहीं आ सकता, चाहे वो तुम्हारा पति ही क्यों ना हो। मैं हैरान हो गई थी कि आखिर आलेख ये सब क्या कह रहा है। तब पापा ने मुझे बताया कि आलेख अब हमारी कंपनी में काम नहीं करता। बेटी, जब तुम घर से भाग गई थी, तब आलेख तुम्हारी मोहब्बत में इतना ज़्यादा टूट गया था कि उसने फैसला कर लिया था कि वो कुछ करके रहेगा, कुछ बनकर दिखाएगा, क्योंकि उसे यही लग रहा था कि शायद तुम दूसरे इंसान की मोहब्बत में इसीलिए गिरफ्तार हुई हो, क्योंकि वो आलेख से भी ज़्यादा अच्छा था। लेकिन आलेख को लगा कि इंसान अच्छा नहीं होता, इंसान का पैसा अच्छा होता है। इसलिए उसने दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी और अपने एक बड़ा सा शोरूम खोला, जहां पर अपनी ही ब्रांड की बनाई गई बाइक्स बेचता है। ये सुनकर मैं खुश हुई थी। मुझे उस शानदार वीआईपी रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। दवाई की कड़वी खुशबू की जगह वह लेमन ग्रास की खुशबू थी। पापा मेरे साथ ही अस्पताल में थे। उन्होंने माँ को भी बुलवा लिया था। माँ मेरे सर को गीले कपड़े से साफ कर रही थी। अवनी और आलेख एक टेबल पर बैठे थे और उन डॉक्यूमेंट्स को देख रहे थे जो आलेख अपने साथ लाया था। आलेख ने भारी आवाज में कहना शुरू किया, दीपा, क्या तुम्हें पता है कि शुभम तुम्हें छोड़कर उस लड़की के साथ क्यों गया था? मैंने अपने होठ दबाए। तुम्हारे पति को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जो ऐश करना था, वो उसके पैसों पर ऐश कर रहा है और नई जिंदगी जीना चाहता है। दीपा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का बहुत ख्याल रखूंगा। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। आलेख ने फिर कहा, अगर वो तुमसे मोहब्बत करता होता तो तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर ना जाता। देखो, मैं सिर्फ तुम्हें ही एक्सेप्ट नहीं करूंगा, बल्कि शुभम को भी उसके कर्मों की सजा देकर रहूंगा, क्योंकि मीडिया कंपनी अब शुभम के लिए एक मिट्टी का खिलौना बन चुकी है, जो कभी भी किसी भी समय टूट जाएगी। उस पर करोड़ों का कर्जा है, और सबसे खतरनाक बात यह है कि उसने खुफिया तौर पर 1 करोड़ रुपए का लोन लिया है अपने फर्जी प्रोजेक्ट के लिए। वो लड़की जिस पर वो भरोसा कर रहा है, वो उसे धोखा दे रही है। ये सुनकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। अवनी ने कहा, अगर उसकी गर्लफ्रेंड उसे धोखा दे रही है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आलेख ने एक लंबी सांस हवा में छोड़ी। उसकी नजरें चाकू की तरह तेज थी। उसने कहा, अवनी, वो लड़की बहुत चालाक है। वो एक धोखेबाज है जो ऐसे डूबे हुए लड़कों को फंसाती है जिन्हें पैसे की लगी होती है। वो उसे लालच दे रही थी कि एक बड़े करोड़पति से उसे मिलवाएगी,
जो उसको ढेर सारा पैसा देगा और उसे कारोबार करवा कर देगा। मेरे पापा जो अभी तक खामोश बैठे थे, ये सब सुनकर उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उन्होंने कहा, ये सब मेरी वजह से हुआ है दीपा। तुमने गलती की थी, लेकिन मुझे तो तुम्हें तलाश करना चाहिए था, जबकि मैं उस लड़के के बारे में सब कुछ जानता था। मुझे तो पहले ही सब पता चल गया था, मगर मैंने सोचा कि जब तुम्हें धोखा मिलेगा तब तुम्हें पता चलेगा कि दिल दुखाने की सज़ा क्या होती है। लेकिन तुम्हें तकलीफ में देखकर मेरी सारी नाराज़गी दूर हो गई। जिस दिन उसने तुम्हें रेलवे स्टेशन पर छोड़ा था, उससे एक दिन पहले वो मेरे पास आया था और मेरे पैर पकड़कर मुझे तुम्हारी कंडीशन के बारे में बता रहा था, ये कहकर कि तुम गर्भवती हो और उसके पास तुम्हारी डिलीवरी के लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन मैंने उसे नौकरों से कहकर धक्का देकर घर से बाहर निकलवा दिया, क्योंकि ऐसे घटिया इंसान से मैं नफरत करता था जो मेरी बेटी को बहकाकर अपने साथ भगा ले गया। मैं जानता था कि वो कितना बड़ा झूठा है। वो कमीना ये सोचकर बैठा था कि जब तुम्हारा कोई बच्चा दुनिया में आएगा तो उस मासूम बच्चे की जान का वास्ता देकर वो मुझे ब्लैकमेल करेगा और मजबूर करेगा कि मैं उसे पैसे दे दूं, तुम्हें और अपनी बेटी को एक्सेप्ट कर लूं, उसके आगे झुक जाऊं। पापा की बातें सुनकर हकीकत में मेरे दिमाग पर उबलते हुए पानी की तरह हमला किया था। सारी कड़ियां एक एक करके आपस में जुड़ गई हैं। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। मुझे लगा कि दर्द की आखिरी हद देख ली है, लेकिन मैंने सोचा था कि गड्ढे के नीचे हमेशा नरक होता है। मेरा बच्चा जो मशीनों के सहारे सांस ले रहा था, उसके अपने पिता ने उसकी मौत की डील पहले ही तय कर रखी थी। आलेख धीरे से उठा और मेरे बेड के पास आकर खड़ा हो गया। उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, 3 साल पहले मैंने तुम्हारा हाथ थामने की कोशिश की थी, लेकिन तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं चाहता था कि तुम अपनी मर्जी से अपनी बेहतर जिंदगी जी सको। मैं तुम्हारे जाने के बाद टूट गया था, लेकिन मैंने तुम्हारे जाने का अफसोस नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता था कि तुमने जो भी फैसला किया अपनी खुशी के लिए किया। तुम खुश होगी, लेकिन आज देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई है। आज के बाद तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। अगर तुम मुझे दोबारा से मौका दो और मुझ पर भरोसा करो, तो मैं तुम्हारी जिंदगी बदल सकता हूँ। मैं उस घटिया इंसान को छोड़ूंगा नहीं, उसको तो मैं मिट्टी में मिला दूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। आलेख का प्रोटेक्शन इतना मजबूत था कि इस समय कोई भी मामूली लड़की होती तो उसके सीने से लगकर रोने लग जाती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था। मैंने अपनी आंखें खोली। पिछले 3 दिन के इस दर्द ने मेरे अंदर का मोम जलाकर एक ठंडा नुकीला लोहा बना दिया था। नहीं, मैंने इनकार में सर हिला दिया। उस समय मेरी आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन शीशे की तरह चुभने वाली थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आलेख, लेकिन मेरी जिंदगी का जो ये कचरा है, उसे मैं अपने हाथों से साफ करूंगी। मैं नहीं चाहती कि आपके हाथ उस गंदे आदमी की वजह से मैले हो जाएं। आलेख एक लम्हे के लिए रुक गया था। उसने देखा कि जो नरम व्यवहार की लड़की पहले थी, उसकी आंखों में अब आग जल रही थी। अब वो एक बेचारी नहीं थी, वो एक माँ बन चुकी थी। और जब एक माँ को कुएं में धकेला जाता है, तो वो किसी शैतान से भी ज्यादा खतरनाक बनकर निकलती है। मैंने कहा, अपनी वकील से बात करो। आज ही मुझे शुभम से डाइवोर्स लेनी है और अपने बेटे के हिस्से की जायदाद भी लेनी है। मैंने दीवार पर लगे कैलेंडर को देखा। आज चौथा दिन था और मेरे पास ठीक होने के लिए 3 और दिन थे। 7वें दिन की सुबह में घटा टूटी हुई और हल्की सी धूप निकल आई थी। डॉक्टर ने मुझे डिस्चार्ज कर दिया था। मेरे टाँके अभी भी दर्द कर रहे थे, लेकिन अब मैं किसी के सहारे के बिना खड़ी हो सकती थी। मेरे बेटे रूहान को अभी भी कुछ दिन के लिए स्पेशल केयर में रखा गया था। डॉक्टर का कहना था कि उसके फेफड़े ठीक से नहीं बन पाए थे। मैंने शीशे के पार से अपनी उस छोटी सी जान को देखा था। वो बच्चा इतना छोटा था, सिर्फ हथेली जितना। उसके पूरे शरीर पर सुइयां लगी हुई थी। उसकी सांसें देखकर मेरा दिल दुख गया था। आलेख ही मुझे लेने आया था। वो मुझे मेरे माता पिता के घर छोड़ आया था। इतने सालों बाद वहां जाकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं अपने कमरे में मौजूद थी। बड़ी बड़ी खिड़कियों से धूप अंदर आ रही थी। अवनी भी मेरे घर आई थी। मेरी माँ ने मेरी पसंद का खाना बनाया था, लेकिन मुझे इस समय कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। आलेख ने ध्यान से बच्चे का छोटा बैग टेबल पर रखा और कहने लगा, तुम आराम से यहाँ रहो, कोई ज़रूरत हो तो नौकर हैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। सबसे पहली ज़रूरत यह है कि तुम ठीक से खाओ, ताकि तुम सेहतमंद रहो। मैंने धीरे से सर हिला दिया। वो ठीक कह रहा था। मुझे अपने बच्चे की खातिर सेहतमंद होना था। मैंने आलेख से शादी के लिए कोई झूठी इज्जत की खातिर इनकार नहीं किया था। जब एक औरत मौत का मुंह देखकर वापस आती है,
तो ये सब झूठे नाटक पीछे छूट जाते हैं। मुझे इस जंग में लड़ने के लिए सच में आराम की ज़रूरत थी। दोपहर का समय था, सब अपने अपने कमरे में थे। वकील के भेजे हुए सारे डॉक्यूमेंट्स मेरी टेबल पर रखे थे। एक तरफ तलाक के कागजात, पैसे चोरी करने के सबूत और उस रिजॉर्ट की ऐश वाली फ़ोटो। ये सारी चीज़ें बारूद की तरह इकट्ठी थी, बस आग लगाने की देर थी। उस समय मेरा फ़ोन ज़ोर-ज़ोर से बजने लगा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, शुभम। 10 दिन और 11 रातों का खेल खेलने और गायब रहने के बाद इस इंसान ने आखिरकार मुझे फ़ोन किया था। मैंने उस चमकती हुई स्क्रीन को देखा। मेरे होठों पर बर्फीली और जहरीली हंसी तैर गई थी। मेरी आंखों में अब थोड़ा भी डर नहीं था। मैंने फ़ोन उठाकर लाउड स्पीकर पर लगा दिया और कहा, हेलो। मेरी आवाज़ बिल्कुल सिंपल थी। दूसरी तरफ किसी गाड़ी का इंजन चलने की आवाज़ आ रही थी। शुभम की वही हुक्म चलाने वाली आवाज़ गूंजी। तुम्हारा दिमाग सड़ गया है क्या, जो इतनी देर में फ़ोन उठाया है? तुम्हारे बाप ने भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। तुम अपने पिता के पास जाती क्यों नहीं हो? क्या फिर से कोई नाटक शुरू कर दिया है? मेरे पास तुम्हारी इन फिजूल हरकतों के लिए टाइम नहीं है। समझ आई तुम्हें? शुभम कुछ भी सोचे समझे बिना बोले जा रहा था। उसने एक बार भी ये नहीं पूछा था कि बच्चा कैसा है, तुम्हारी तबीयत कैसी है। उसे लगता था कि रेलवे स्टेशन वाला हादसा मेरा एक नाटक था। मैंने जवाब में एक भी शब्द नहीं कहा था। शुभम को लगा था कि मैं डर गई हूँ, तो वो और भी तेज गुस्से में बोला, सुनो मेरी बात। मैं अपने बिजनेस के लिए दिन रात एक कर रहा हूँ। आज शाम मैं अपने शहर वापस आ रहा हूँ और रात को मैंने अपने सबसे वीआईपी क्लाइंट को डिनर पर बुलाया है। घर की अच्छे से साफ सफाई कर देना और अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जाना और खाना भी बना लेना। याद रहे, खाना अच्छा होना चाहिए और टेस्टी बनना चाहिए। अगर इस मीटिंग में कोई भी गलती हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे कुछ भी करके पैसा कमाना है। मेरी इज्जत का सवाल है। सब कुछ ठीक से कर लेना। मैंने एक लंबी सांस ली। आज मेरा सीना हल्का था। पिछले कई दिनों की घुटन धुएं की तरह उड़ गई थी। मैंने धीमी आवाज में कहा कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। मैं खाना भी नहीं बनाऊंगी। शुभम चिल्लाया और कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इनकार करने की? अपनी औकात में रहो, वरना तुम्हारे बाप के पास छोड़ आऊंगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, तुम्हें ऐसा करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद चलकर अपने पिता के पास आ गई हूँ और जल्द ही शादी भी करने वाली हूँ। ये झूठ और तेज शब्द शुभम के कानों में बारूद की तरह फटे थे। फोन पर ऐसी आवाज़ आई जैसे शुभम ने गाड़ी को अचानक रोक दिया हो। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम अपने पिता के घर आ गई हो और शादी भी कर ली है? ये क्या बकवास है? मैंने उसे सफाई देना ठीक नहीं समझा और आराम से कॉल काट दी। फिर मैंने शुभम के चैट बॉक्स में उसे वो फोटो सेंड की जो मैंने तैयार की हुई थी। पहली फोटो उस नन्हे बच्चे रूहान की थी जो इंक्यूबेटर में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। दूसरी फोटो अस्पताल के डिस्चार्ज समरी और एफआईआर की थी, जिसमें साफ लिखा हुआ था कि पत्नी को रेलवे स्टेशन पर लेबर पेन में तड़पता हुआ छोड़ गया था और पत्नी के खाते से धोखे से रकम निकाली गई। और तीसरी तस्वीर तलाक के कानूनी कागजात की थी, जिस पर मेरे साइन थे और नीचे जायदाद और बैंक खाते की लिखत थी। भेजने के बाद मैंने शुभम का नंबर हमेशा हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया था। कुछ ही देर के बाद शुभम ने पागलों की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया था, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने आलेख को ये सब बताया और आलेख से पूछा, आलेख, आज रात जो नया मेहमान शुभम के घर आ रहा है वो तुम ही हो ना? आलेख ने खड़े होकर अपनी जेबों में हाथ डाले और मेरी तरफ मुस्कुराहट से कहा कि हाँ, और आज रात शुभम को अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तुम्हारी आंख के गिरे हुए आंसू की कीमत उसके परिवार की कई नस्लें चुकाएंगी। शुभम यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले अस्पताल गया जहाँ मैं एडमिट थी। उसने वहाँ पार्किंग में अपनी गाड़ी तिरछी घुसा दी। उसकी टाई खुली हुई थी और उसकी महंगी शर्ट पर मिट्टी लगी हुई थी। वो हाँफता हुआ अस्पताल के अंदर गया और उसने वहाँ पर मेरे बारे में जानकारी ली। दीपा शर्मा कहाँ है? उसने टेबल पर मुक्का मार कर पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि सर, पेशेंट तो कल दोपहर डिस्चार्ज हो चुकी है। उसने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मेरा बच्चा इंक्यूबेटर में था। लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने उसे बताया कि उनकी फैमिली वालों ने उन्हें बहुत ही बड़े प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट कर दिया। ये सुनकर तो शुभम का दिमाग चकरा गया था। फिर वो सीधा मेरे पापा के घर पहुंचा। अंदर घुसते ही उसने देखा कि मैं दरवाजे पर ही खड़ी हुई थी और मेरे साथ आलेख भी खड़ा हुआ था। उसने देखते ही मुझे पूछा, ये क्या है दीपा? तुम मेरा बेटा लेकर भागने की कोशिश कर रही हो? कहाँ है मेरा बेटा? मेरे पापा भी दरवाजे पर आ गए थे। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि इस घर में तुम्हारे जैसे इंसान की ज़रूरत नहीं है, निकल जाओ यहाँ से।
शुभम ने गुस्से से आलेख की तरफ हाथ बढ़ाया, ये कहते हुए कि ये घटिया इंसान कौन है जो तुम्हारे बराबर में खड़ा हुआ है। लेकिन आलेख ने उसकी कलाई मरोड़ दी। शुभम के घुटने जमीन पर टिक गए। आलेख ने उसे छोड़कर अपना रुमाल निकाला और कहा, किसी पर हाथ उठाने से पहले अपनी हैसियत और सामने वाले का चेहरा देख लिया करो। शुभम ने जब आलेख को ध्यान से देखा तो उसकी जान निकल गई। आलेख साहब, ये वही अमीर इंसान था जिसके आगे शुभम गिड़गिड़ाने वाला था। आलेख ने एक रेड स्टाम्प वाला पेपर उसके मुंह के सामने फेंक दिया, जिसमें लिखा हुआ था कि उसकी कंपनी की सारी फंडिंग कैंसिल कर दी गई है। वो जो अपनी नई कंपनी फंड के बेस पर शुरू करने वाला था, वो सब कुछ कैंसिल हो गया था। वो गिड़गिड़ाया कि नहीं सर, प्लीज सर, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैंने अपना घर भी इस कंपनी के लिए दांव पर लगा दिया है। मैं जिस लड़की के साथ दिल्ली गया था, उसने मुझे धोखा दिया। उसने वहां मेरी किसी भी बड़े आदमी से मीटिंग नहीं करवाई, बल्कि जो पैसे मैं साथ लेकर गया था वो भी चुरा कर भाग गई। मैंने उसे तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उसके हाथों बेवकूफ़ बन गया। अब मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पास सिर्फ एक आखिरी उम्मीद आपका सहारा है। आलेख ने ठंडे अंदाज में कहा, वो आदमी जो अपनी 8 महीने की गर्भवती पत्नी को रेलवे स्टेशन पर कुत्तों की तरह छोड़कर ऐश करने चला गया, जिसने अपने सगे बच्चे और पत्नी के अस्पताल के खर्चे के पैसे भी चुरा लिए, वो किसी का नहीं हो सकता। तुम मेरे जूते छूने के काबिल भी नहीं हो। फिर आलेख ने कहा कि मैं और दीपा शादी कर रहे हैं। तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी कानूनी तौर पर मैंने ले ली है, और अगर तुम्हारा कोई भी साया इन दोनों पर पड़ा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा और किसी को तुम्हारी लाश तक नहीं मिलेगी। शुभम ने रेंगते हुए आलेख के पांव पकड़ने की कोशिश की और कहा कि मुझे माफ कर दो सर, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। फिर वो मेरी तरफ देखकर कहने लगा, दीपा प्लीज मुझे बचा लो, मैं फंस गया था। मैं कृतिका की बातों में आ गया था। उसने मुझे फंसा लिया था, लेकिन मैं पीछे हट गई और कहने लगी कि निकल जाओ मेरी जिंदगी से और मेरे बच्चे के आसपास भी कभी नजर मत आना। न मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, न वो तुम्हारा बच्चा है। तुम अपने बुरे कर्मों की वजह से खुद गड्ढे में गिरे हो। तुम्हारी खातिर मैंने क्या नहीं किया था। जब तुमने उस दिन मुझे छोड़कर उस लड़की की बाहों में थे, तुम्हारी बर्बादी तो वहीं से शुरू हो गई थी। मैंने अपने पापा के घर से फार्म हाउस शिफ्ट होने का फैसला कर लिया था। अगली सुबह मेरी सास अपने रिश्तेदारों को लेकर वहां पहुंच गई थी और वहां हंगामा शुरू हो गया था। उन्होंने लोगों से कहा था कि देखो, ये मेरी बहू है जिसने अपने पुराने आशिक के साथ बच्चा छुपा कर रखा था और बदनाम मेरे बेटे को कर रही है। मैंने खामोशी से रेलवे स्टेशन वाली कॉल रिकॉर्डिंग चला दी, जिसमें शुभम मुझे मरने के लिए छोड़ रहा था। पूरी भीड़ खामोश हो गई और लोगों ने मेरी सास को गालियां देना शुरू कर दी। उसी दौरान पुलिस आ गई और शुभम की मां को अरेस्ट कर लिया गया। जेल जाने के रास्ते में उन्हें पैरालाइज का दौरा पड़ा और वो बिस्तर पर पड़ गईं। कुछ ही दिनों में शुभम का बैंक अकाउंट, घर, सब कुछ नीलाम हो गया, क्योंकि मैंने खुद ही उसके घर की बोली लगवाई थी और उसके घर को खरीद लिया था। जहां कभी मुझे नौकरानी और लाचार समझा जाता था, अब उसी घर में मैंने अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू करने का फैसला किया था। इस सब में आलेख ने मेरी बहुत मदद की थी। मैंने आलेख से शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और 1 साल बाद हमारा रूहान मेरी और आलेख की गोद में खेल रहा था और गली के कचरे में एक भिखारी अपना मुंह छुपाकर हमें देख रहा था। जिसे वो कचरा समझता था, वो आज मोती बनकर चमक रही थी। औरत अपनी जिंदगी में कभी भी झूठे घमंड के आगे नहीं झुकती। अपने आंसू और अपनी ताकत के आगे वो अपनी किस्मत को बदल लेती है। जब इंसान खुद अपने हक के लिए लड़ता है, तब ऊपर वाला भी उसका साथ देता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।